मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो कि हाल ही में अपना सिलेबस चेंज किया है। सही समय पर सिलेबस चेंज करना एक नेचुरल प्रोसेस है जी। है ना। 2014 में चेंज हुआ, फिर 2020 में चेंज हुआ। ये चेंज थोड़ा सा जल्दी हो गया है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को ना पहले से ही शायद लोग इसको अलग तरीके से ले, पर पहले से ही ना एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ चलते रहना चाहिए। प्लान बी हमेशा होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम होती है वो 3 फेज में होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। तो प्री का भी उन्होंने सिलेबस अभी चेंज किया हुआ है, और फिर उसके बाद मेंस का भी। ये जो आपको सबसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे पढ़ना चाहिए हमको। सोशियोलॉजी को लेके जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं प्रॉपर पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो नया पैटर्न है वो डिमांड करता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ओवरऑल जब हम सिलेबस को देखते हैं तो जो पुराना जो सिलेबस था वो बहुत थोड़ा सा मगिंग पे बेस था, रट्टाफिकेशन था। अब यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में फिर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल आपको फिर स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। आज हम बात करने आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो कि हाल ही में अपना सिलेबस चेंज किया है। जी हाँ, हम बात करेंगे उस सिलेबस की, बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित करवाने वाली जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जिसे हम सिविल सर्विसेज बोलते हैं, उनकी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं ऋषि भोसले सर। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवाईएस इंडिया में। धन्यवाद सर का एक इंट्रो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई जिला या ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट होगी जहां पर सर के द्वारा पढ़ाए हुए अभ्यर्थी जो कि प्रशासनिक सेवा में सिलेक्ट होते हैं, और वो वहां पर आज हर जिले में लगभग मिलेंगे आपको। सर का अनुभव लगभग 12 साल का सिविल सर्विसेज में टीचिंग करते हुए हुआ है। तो सर, आपने पहले तो अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद निखिल, और ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बातें रख सकूं और लोगों को सही थोड़ी बहुत जो भी मुझे पता है उसके बारे में सही, उसके द्वारा सही दिशा दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका भी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आज के समय में जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में अपना सिलेबस चेंज किया है, तो क्या क्या परेशानी और क्या क्या कठिनाइयाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो उनको आप किस तरीके से मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेनली? ठीक है, स्ट्रेटजी के पहले हमको ये भी एक लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये सिलेबस चेंज क्यों किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या है। जी। देखिए, सही समय पर सिलेबस चेंज करना एक नेचुरल प्रोसेस है। जी। है ना। 2014 में चेंज हुआ, फिर 2020 में चेंज हुआ। ये चेंज थोड़ा सा जल्दी हो गया है। तो चेंज करने के पीछे एक तो उद्देश्य होता है कि एक जैसा जब सिलेबस होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बहुत लंबे समय तक तैयारी करता है, तो कुछ बच्चा उस सिलेबस के ऊपर अपनी कमांड कर लेता है और उसको एडेड एडवांटेज मिल जाता है। जो कोचिंग्स काम करती हैं उनको भी वो पूरी तरह से सिलेबस क्रैक कर लेती हैं। तो फिर क्या होता है कि जो नेचुरली जो टैलेंटेड बच्चा है, जो सिलेक्ट होके आना चाहिए, वो ना आता है वे, और कोचिंग ड्रिवन या जिसने सिलेबस क्रैक कर लिया वैसा बच्चा आता है। तो उसको नलीफाई करने के लिए सिलेबस चेंज करना एक अच्छी प्रक्रिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमको दिखता है कि जो भी पॉलिटिकल चेंज होते हैं, आइडियोलॉजिकल चेंज होता है, तो उसके हिसाब से भी चेंजेस किए जाते हैं। पुराने सिलेबस की बात करें जो 2020 में लाया था, तो इसके बदलने के पीछे एक और बात थी कि जो पेपर 3 हुआ करता था, तो उसमें साइंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन था। तो उसको लेके एक बात उठ रही थी कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको एडेड एडवांटेज है, और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, वो थोड़े से नुकसान में रह रहे हैं। तो वो भी एक मांग थी, और साथ ही साथ जो नेचुरल प्रक्रिया है वो तो ही है। जी। तो सर, ये तो आपने जैसे कहा कि ये इसकी नेचुरल प्रक्रिया है। अब चूंकि बदलाव तो हो गया है, तो बदलाव को फिर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव हुआ है, क्योंकि अभी 2020 में हुआ और फिर ये 2024 में इन्होंने बदलाव किए, तो क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम होती है वो 3 फेज में होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू।
तो प्री का भी उन्होंने सिलेबस अभी चेंज हुआ है, किया हुआ है, और फिर उसके बाद मेंस का भी। तो क्या स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स को अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो प्री की, और फिर सर हम जानेंगे मेंस की। ठीक है, तो अगर हम चेंजेस को लेके बात करें जी तो प्री के लेवल पे अगर हम चेंज देखें जी तो बहुत बड़ा चेंज तो नहीं दिखता है हमको। थोड़ा सा अगर हम पहली यूनिट में देखें तो इतिहास के लेवल पे जो हमारा कल्चर को लेके जो उन्होंने कुछ नए टॉपिक जोड़े, वहाँ पर हमको चेंज दिखाई देता है। एक आखिरी यूनिट जोड़ दी है जिसमें कि मध्य प्रदेश के ट्राइब्स के ऊपर उन्होंने एक पूरी यूनिट डेडिकेट कर दी है। जी तो ये दो मेजर चेंजेस हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि प्री के लेवल पे हमको थोड़ा सा एमपी स्पेसिफिक और होना चाहिए, और जो एमपी का जो कल्चर है, एमपी के जो ट्राइब्स हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। बाकी तो पुरानी जो स्ट्रैटेजी वैसी की वैसी ही रहने वाली है। अच्छा सर, क्योंकि जब मैंने भी इस एग्जाम की तैयारी करी है, तो पहले उसमें एक पार्ट होता था आयोग, क्योंकि पहले तो एक्ट्स होते थे, फिर उसके बाद 2020 में उन्होंने आयोग लेके आए, तो आयोग आप रख लीजिए, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन उसके बन जाते थे। तो अब वो शायद वहां से हटा दिए हैं। आयोग है, अभी भी है जी, आयोग है वहां पर। पहले एक अलग से यूनिट में दे रखे थे जी। अब ऐसा नहीं, उन्होंने जनरल स्टेटमेंट दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज के नाम से। तो आयोग अभी भी पढ़ना है, अभी भी पुराना तो उतना जितना पढ़ना है उतना पढ़ना ही है जी, और नया भी अब हमको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और एमपी का वेटेज नो डाउट बड़ा है थोड़ा सा जी, वो है। तो प्री के लेवल पे ये चेंज हमको दिखता है। अच्छा, मेंस के लेवल पे जब हम बात करते हैं, जी, मेंस के लेवल पे मैं चेंजेस को दो तरीके से देखता हूँ। एक तो चेंज है कंटेंट सब्जेक्ट मैटर को लेके, है ना, चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। दूसरा जो चेंज है वो मार्क्स जो है उसको लेके है। ये मेरा क्वेश्चन होने वाला था सर दूसरा, कि मार्किंग को लेकर, मार्किंग के लेवल पे कुछ चेंजेस हुए हैं क्या अभी इसमें? अब जो नए सिलेबस के हिसाब से एकदम चेंज हुए जी। हैं। अगर हम मार्क्स को देखें तो पहले क्या होता था कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जी, वो 300 मार्क्स के हुआ करते थे। अभी भी वो 300 मार्क्स की है। अच्छा, और एक जो पेपर 4 है, जो पहले 200 मार्क्स का होता था, उसको बढ़ा के उन्होंने 300 मार्क्स का कर दिया है। जी, ठीक है। बाकी हिंदी और निबंध की मार्किंग उतनी है, हिंदी में उन्होंने समय थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है, जो पेपर अटेम्प्ट करने का जो समय है वो कम हो गया है जी। तो एक ये चेंज है। प्लस जो प्रश्नों के मार्क्स हैं उसमें भी हमको चेंज दिखाई पड़ता है। शुरुआत के 3 पेपर की हम बात करें तो पहले 3 मार्कर्स हुआ करते थे, अब 2 मार्कर्स आ गए हैं। अच्छा, ठीक है। पहले 5 मार्कर हुआ करते थे, अब 7 मार्कर्स आ गए हैं। ठीक है। तो ये चेंजेस हमको दिखते ही हैं वहाँ पर। और कंटेंट को देखते हैं जब हम, तो कंटेंट के स्तर पर जब हम देखें तो पेपर 1 में बहुत बड़ा मेजर चेंज मुझे नहीं दिखाई देता है। थोड़ा नई डायनेस्टीज जोड़ दी हैं, ट्राइब्स नया जोड़ दिया है, वो एमपी के जो ट्राइब्स हैं वो जुड़ा है। इसके अलावा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पार्ट था वो उन्होंने हटा दिया है वहाँ से। तो बहुत बड़ा पार्ट हमको दिखाई चेंज पेपर 1 में तो नहीं दिखता है। पेपर 2 में बहुत लार्ज स्केल पर हमको चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। उसका जो पार्ट है वहाँ पर जो पॉलिटी का सेक्शन है वो तो है ही है, वैसा ही वैसा ही है। पर पार्ट बी में सोशलॉजी का एक फुल लेंथ इन्होंने नया पार्ट जोड़ दिया है। ठीक है। तो वो एक हमारे लिए बहुत मेजर चेंज होता है जिसके लिए हमको बहुत काम करना है। पेपर 3 की जब हम बात करते हैं तो पेपर 3 में जो पार्ट है उसमें इकोनॉमिक्स पूरा आ गया है ना। पेपर 2 में जो थोड़ा सा सेक्शन था तो इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ गया है। साइंस के वेटेज को उन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। और एक उन्होंने टॉपिक बोल दिया जनरल साइंस को लेके कि जो सामान्य विज्ञान की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि अब सामान्य जो हम ल्यूसेंट वगैरह पढ़ते हैं उससे हमारा काम हो जाना चाहिए वहाँ से। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है ना, उनके ऊपर बहुत डीप में उन्होंने बातें की है वहाँ पे। सर जैसे इकोनॉमिक का पार्ट बहुत बड़ा कर दिया है, तो फिर उसको किस तरीके से हम लोग तैयार कर सकेंगे? क्योंकि पिछले सिलेबस में तो इकोनॉमिक्स इतना था नहीं और लोग ज़्यादा उसको वो भी नहीं करते थे, पढ़ते भी नहीं थे। तो अब चूंकि अब इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद उसमें सोशियोलॉजी भी पेपर 2 में ऐड की है। तो उन नए सब्जेक्ट की अब स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी चाहिए? क्योंकि सर सोशियोलॉजी हम लोग देखते हैं कि ऑप्शनल पहले था, 2014 से पहले ऑप्शनल होते थे, तो ऑप्शनल में हम लोग करते थे, पढ़ते थे। अब चूंकि वो फिर से वो सोशियोलॉजी आ गया है, तो फिर वो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ये जो आपको सबसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे पढ़ना चाहिए हमको। सोशियोलॉजी को लेके जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं प्रॉपर पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो नया पैटर्न है वो डिमांड करता है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ओवरऑल जब हम सिलेबस को देखते हैं तो
जो पुराना जो सिलेबस था वो बहुत थोड़ा सा मगिंग पे बेस था, रट्टाफिकेशन था। अब यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आंसर राइटिंग पे काफ़ी महत्व होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग हर टॉपिक की कर लेनी चाहिए, आपके आंसर्स रेडी होने चाहिए सो दैट कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो स्टैंडर्ड बुक से वो तो यही है जी। इकोनॉमिक्स को लेके जब हम देखते हैं तो जो टॉपिक्स है वो नए तरह के टॉपिक्स उन्होंने डाले हैं, करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं। तो सिर्फ किताब पढ़ने से वहाँ पर काम नहीं चलेगा, जितनी भी हमारी सरकार की जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं उन पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो करंट्स के साथ उसको बहुत अच्छे से रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो सर ये तो हमने अभी सिलेबस की बात करी। अब एक चीज़ ये मुझे समझ में आता है सर कि अभी पुराने स्टूडेंट्स जो हैं जो निरंतर तैयारी करते हुए आ रहे हैं, और अब जो नए स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए अब ये नया सिलेबस और नए लोग वो हो गए, नया सिलेबस है तो नया चांस हो गया है। तो मेनली अब हम किस तरीके से इसको ले सकते हैं कि पुराने लोग जो हैं वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करें और नए लोगों को किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, अब सिलेबस तो चेंज हो गया है जी जी ना, तो जो तैयारी करने वाले सबको तैयारी करनी है। बिल्कुल ठीक है। दोनों तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे जो पुराने लोग हैं वो शायद कंप्लेन कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो कि अरे फिर से हम नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जो एडेड एडवांटेज उनके पास है वो तो है ही है। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री वही है, पॉलिटी वही है, ज्योग्राफी वही है, ठीक है। तो वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको जो पढ़ना है वो नया सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो अगर वो अच्छा एफर्ट्स देंगे और इसको लेके ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे और बदलाव के साथ अपने आप को भी बदल लेंगे तो फायदे में रहने वाले हो। जो नया बच्चा है उसके लिए अगर हम देखें तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। जो पुराने लोग हैं जिनके लिए पूरा सिलेबस कवर अप था वो नहीं है, उनको भी अब नया पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। मतलब अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो इस बदले हुए सिलेबस के साथ किस ढंग से अपने आप को कोप अप करे और इसको किसी भी तरह का डिजास्टर न मानते हुए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले। और जब भी देखने में आता है कि जब भी सिलेबस चेंज होता है जी, तो जो उस बदले हुए सिलेबस से जितना जल्दी कोप अप कर जाता है उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो सर ये तो हमने करी अभी पीएससी की और सिलेबस की बात है। एक प्रश्न मेरे मन में है सर कि आप, क्योंकि आपका इतना बड़ा अनुभव है टीचिंग में, तो आपके जीवन में जब आप टीचिंग में थे, मतलब अभी हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे जो बहुत, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है सर, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि इतनी बड़ी सीटें, ज़्यादा तो सीटें होती नहीं है, लेकिन तैयारी करने वाले बहुत बल्क में हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि तैयारी करने के समय तक या जो असफलता उनको मिलती है तो वो डिप्रेशन हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी कोई वाकया आपके जीवन में कुछ आया? नहीं, बहुत ऑब्वियस बात है कि जितने पद आते हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या में तैयारी करने वाले हैं, तो जो सिलेक्शन या जो सक्सेस का परसेंटेज है वो तो कम है ही है। ठीक है, तो ये सारे फिनोमेनाज हमको देखने को मिलते हैं। सेल्फ डाउट होता है, डिप्रेशन आता है, आप एंग्जाइटी आती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, इस बात को समझिए ज़रा कि एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो मेंटल टफनेस मुझे लगता है कि इन पदों के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। और मुझे लगता है ये जो तैयारी का लॉन्ग प्रोसेस है ये भी सारी चीज़ों को चेक करता है। और अगर हम देखें तो अब सिलेबस में भी ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। अगर हम पेपर 4 को देखें, जिसको कि हम पहले इथिक्स का पेपर बोला करते थे, अब मुझे लगता है उसको इथिक्स का पेपर नहीं बोलना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी आ गया है। ठीक है, तो साइकोलॉजी में बहुत सारे ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो सब वहाँ पर इम्बाइब कर दिए गए हैं जी। और मुझे लगता है कि इसको बहुत आपको मेंटल टफनेस के साथ डील करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब ये जैसा आप बोल रहे हैं कि डिप्रेशन आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है इस एग्ज़ाम में। तो मुझे लगता है कि बच्चे को ना पहले से ही, शायद लोग इसको अलग तरीके से ले, पर पहले से ही ना एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ चलते रहना चाहिए। प्लान भी हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पर ये नहीं कह सकते कि मैं 100% सक्सीड हो जाऊंगा। जिस तरह से एग्जाम का नेचर है, जिस तरह से कंपटीशन का लेवल है जी, तो इन सब बातों के मद्देनजर रखते हुए हमको
एक प्लान बी पे शुरुआत से ही काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ग्रेजुएशन है उसी में कोई प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री या कुछ थॉट लेके हम करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इन सारी चीज़ों से हम ओवरकम कर सकते हैं। सही बात है। तो सर जैसे आपने अभी ग्रेजुएशन की बात करी, तो मेनली जो ग्रेजुएशन का जो कई बार देखा गया है सर कि लोग आर्ट्स यानी जिसे हम बीए बोलते हैं या प्लेन ग्रेजुएशन कर लेते हैं। क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकेंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई। प्लेन बीए प्लेन। कि नॉर्मल कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें बताया जाता है कि सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी करनी है तो आपको अगर आप ये करते हैं तो उसमें जो कोर सब्जेक्ट है वो आप पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि सर इसमें चांसेस इतने नहीं है 100% के, आप सक्सेस रेट इतना 100% नहीं है सिविल सर्विसेज में। तो आप क्या एडवाइस देंगे कि किस तरीके से ग्रेजुएशन लोगों को करना चाहिए? क्योंकि वो प्लान बी भी एक आपके साथ होता है, प्लान बी तैयार करके इंसान रखता है। तो वो अगर प्रोफेशनल डिग्री करेगा तो उसको उसका प्लान बी भी अगर वो यहाँ पे नहीं हो पाता कुछ, तो वो दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट या उसके ऑप्शनल में रहेगा। तो क्या उसको करना चाहिए? मतलब अगर हम उस कंटेक्स्ट में बात करें तो कुछ भी जो भी प्रोफेशनल डिग्री हो जो कि एक अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन दे सके जी, है ना। जैसे कि आप मैं सिर्फ नेसेसरी ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ही करिए या मेडिकल साइंस में जाइए, कुछ भी एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि फॉर्मल एजुकेशन को इनफॉर्मल एजुकेशन रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो एक फॉर्मल आप प्रॉपर कॉलेज जाइए, प्रॉपर पढ़ाई करिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा भी होगा, अगर हम पूरा अगर लिस्ट को देखें, सक्सेस लिस्ट को भी देखें, तो मैक्सिमम जो रैंक होल्डर्स है, जो मैक्सिमम जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं जी, वो किसी न किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूट से या अच्छी डिग्री लेके आए हुए होते हैं। तो जब हम ये फॉर्मल एजुकेशन बहुत अच्छे से करते हैं तो ये जो हमारा विजन है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो हम इस एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, एग्ज़ाम की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को बेहतर ढंग से मोल्ड कर पाते हैं जी। तो कुछ भी हो सकता है, जर्नलिज्म हो सकता है आप जो कर रहे हैं, है ना, सोशल वर्क हो सकता है, अच्छी जगह से आप MSW कर सकते हैं, लॉ में आप जा सकते हैं। तो ये भी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम के साथ सही तरीके से अलाइन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छी जगह से पढ़ते हैं, अच्छा फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, तो ये हमेशा हेल्पफुल रहेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में। बिल्कुल। तो सर चूंकि हमारे लगभग प्रश्न पूरे हो गए, लास्ट में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर तो फिर यंग ही है सर, तो आप लास्ट में जो भी मैसेज उनको देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा सबको कि 100% अपना एफर्ट दीजिए, है ना। ये एग्ज़ाम, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है ना, इसको अपनी लाइफ के साथ मत जोड़िए कि एग्ज़ाम में नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। अगर आपने बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो आप जीवन में जो करेंगे, ये हमेशा मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, तो आप जीवन में जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ गिव योर 100%, अपना एफर्ट पूरा दीजिए, सो दैट कि रिजल्ट कुछ भी हो उसके बाद हमारे मन में ऐसा ना हो कि हमारे एफर्ट्स में कमी थी। गिव योर 100% और जो भी होगा अच्छा होगा, है ना। हम बचपन से हमने बात एक सुनी है कि हमको क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो अच्छा कर्म करिए, अच्छा ही रिजल्ट मिलता है हमेशा से जी। तो सुना आपने सर की बात, और आप चूंकि देख रहे थे NYS इंडिया और हमें कैमरे के सामने था निखिल, कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं महेंद्र। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और हमारी बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अगर सर के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा, हम जरूर सर तक पहुंचाएंगे और सर से जवाब लेने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।